गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर और आज हम करेंगे क्या भारतीय कृषि की विशेषताएं। क्या करेंगे? भारतीय कृषि की विशेषताएं। ठीक है, भारतीय कृषि की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं भारतीय कृषि की? देखिए, हमने मैथ तो पढ़ लिया था, इसकी योजनाएं पढ़ ली थी। ठीक है, अब क्या है विशेषताएं। तो सबसे पहले तो आता है कि जो जनसंख्या है उसकी निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन। क्या आता है? जनसंख्या की निर्भरता। ठीक है, सबसे फर्स्ट है जनसंख्या की निर्भरता। मतलब ये कि जो भारत की 63% जो आबादी है वो किस पर डिपेंड करती है? डायरेक्ट रूप से कृषि पर निर्भर करती है। ठीक है, डायरेक्टली किस पर निर्भर करती है? कृषि पर निर्भर करती है। इसके अलावा इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो और जो जनसंख्या है या अनेक जो लोग हैं वो क्या करते हैं? कृषि पदार्थों का विनिमय करके क्या करते हैं? अपनी आजीविका कमाते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं? कृषि उत्पादन से जो अनेक प्रकार के जो कच्चे माल मिलते हैं वो क्या करते हैं? उद्योगों को भी उन्हीं से चलाया जाता है। ठीक है, और जिससे बहुत से लोगों को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। इसलिए हम देखते हैं कि भारतीय कृषि जो है देश के निवासियों का जो जीवन निर्वाह है उसका महत्वपूर्ण साधन है। सेकंड पॉइंट आता है जलवायु पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन। जलवायु इफेक्ट ऑन नहीं आएगा, जलवायु का प्रभाव। भाई जलवायु विशेषताएं बता रहे हैं ना, तो क्या होगा? जलवायु का प्रभाव मतलब इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट। क्या होगा? इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे देश में जो है जलवायु जो है वो किसके अनुकूल बनी रहती है? कृषि के अनुकूल, उत्पादन के अनुकूल बनी रहती है। ठीक है, और कैसी जलवायु? हमारी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जलवायु का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तापमान, वो क्या करता है? जो जलवायु के प्रभाव है उस दिशा में पर्याप्त अपना योगदान प्रदान करता है। कि जो तापमान के आधार पर जलवायु का सबसे मेन फैक्टर क्या है? तापमान। और तापमान के जो अगर हम बात करें तो जो हमारे देश में जो तापमान मिलता है या हमारे देश का जो टेम्परेचर है वो जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। ठीक है, थर्ड नंबर पर आता है मानसून पर निर्भरता। क्या है? मानसून पर निर्भरता। भारत की कृषि कैसी है? मानसून पर निर्भर है। ठीक है, वर्षा पर डिपेंड करती है। और भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो कृषि तो क्या है? पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करती है? मानसून पर निर्भर करती है। जिस वर्ष मानसून अच्छा हो रहता है, वर्षा अच्छी होती है, उस वर्ष उत्पादन भी अच्छा होता है। और जिस वर्ष मानसून कमजोर पड़ जाता है उस वर्ष क्या होता है? पूरा देश किसकी चपेट में आ जाता है? मान लो सूखा पड़ रहा है तो कृषि उत्पादन भी क्या होता है? कम होता है। और इसका सीधा असर किस पर पड़ता है? हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर पड़ता है। ठीक है, इसलिए भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसको भी क्या बोला जाता है? मानसूनी अर्थव्यवस्था। क्या कहा जाता है? मानसूनी अर्थव्यवस्था। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा सभी कटिबंधीय फसलें। क्या आती है? सभी कटिबंधीय फसलें, मतलब क्रॉप ऑफ ऑल जोन्स। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे देश में जो है सभी प्रकार की फसलें शामिल है, जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय भी, उपोष्ण कटिबंधीय भी, उष्ण कटिबंधीय भी। ठीक है, ये है जैसे हमारे देश में उष्ण कटिबंधीय फसलें भी उगाई जाती है, उपोष्ण कटिबंधीय फसलें भी उगाई जाती है और शीतोष्ण कटिबंधीय भी फसलें उगाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है फिफ्थ नंबर पे खाद्यान्नों की प्रधानता। क्या आता है? खाद्यान्नों की प्रधानता। भारत में क्या किया जाता है कि जो खाद्यान्न फसलें होती है ना उसका अधिक उत्पादन किया जाता है। यहाँ की जो कुल कृषित भूमि है उसका 75% भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। और जो 25% बच गया उस पर क्या, कौन सी फसलें? जो कमर्शियल क्रॉप होती है, व्यापारिक जो फसलें होती है वो उगाई जाती है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आता है राष्ट्रीय आय में योगदान। क्या है? राष्ट्रीय आय में योगदान।
राष्ट्रीय आय में योगदान भारत जो है वो क्या करता है, सकल घरेलू जो उत्पादन है उसमें कृषि का योगदान जो होता है वो सर्वाधिक होता है। लेकिन अब क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये जो योगदान है ये कम होता जा रहा है। 1950-51 की बात करें तो ये था 55%, नहीं 55.4%, ठीक है। और 1960 में ये घटकर कितना हो गया, 52.0%। और उसके बाद 1998 की बात करें, 98-99 की बात करें तो ये हो गया 26%। और अब 2001 और 2000 की बात करें तो ये कितना ही रह गया है, सिर्फ 22%। अब सोचते जाओ कितना घटता जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है 7वें नंबर पे कृषि उत्पादन में वृद्धि। क्या आता है, कृषि उत्पादन में वृद्धि। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, भारत में जो कृषि उत्पादन है उसमें क्या हो रहा है, लगातार वृद्धि हो रही है। मतलब 40 वर्षों में वृद्धि कितनी है, 100% दर्ज की गई है 40 वर्षों में। जबकि चीन में की अगर हम बात करें तो सिर्फ 60% वृद्धि हुई है। और ये कृषि उत्पादन में वृद्धि किसका भी परिणाम है, हरित क्रांति का भी परिणाम है, ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर पर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। क्या है, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, जो खाद्यान्न उत्पादन में क्या हुआ है, भारी वृद्धि हुई है। जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, मतलब देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने एक नारा दिया था, क्या, जय जवान और जय किसान। तथा जब हरित क्रांति हुई, इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि 3-4 दशक जो थे उसमें जो ये उत्पादन था ये क्या हो गया, दोगुना हो गया, ठीक है, दोगुना और उससे भी अधिक हो गया था, ठीक है। वर्तमान में की अगर हम बात करें तो हम खाद्यान्न के मामले में ना केवल आत्मनिर्भर है बल्कि निर्यात भी करते हैं हम, ठीक है, निर्यात की स्थिति में भी है। और यही कारण है कि 1979, 87 और 2000 में कुछ भागों में क्या हुआ था, भयंकर सूखा पड़ गया था और उसके कारण क्या हुई थी, अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन हमें ये नौबत नहीं आई कि हम जो खाद्यान्न है वो बाहर से मंगाए, क्योंकि हमारे पास खुद के भंडार थे, ठीक है। अब है 9th में है कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत। क्या है, कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत, ठीक है। भारत में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, भूमि के क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो कृषि भूमि के क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो पहला स्थान आता है, ठीक है। और भारत के कुल भूमि संसाधन में 47.48% जो भूभाग है उस पर क्या होता है, कृषि कार्य होता है, जो विश्व में सबसे अधिक है, ठीक है। इसके विपरीत अगर वर्तमान समय में विकसित देशों की अगर हम बात करें तो उसमें कृषि क्षेत्र के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत ही कम है। म्यांमार में है 24%, अमेरिका में है 16.3%, जापान में है 14.9% और चीन में है 11.8% और रूस में है 10.8% और कनाडा में कितना है 4.3%। और संसार का औसत कितना है, अगर मान लो इन सबका औसत निकाले तो कितना है 10.8%, ठीक है। इसके बाद आता है सिंचित भूमि। 10th नंबर पे क्या आता है, सिंचित भूमि। 10th की अगर हम बात करें तो क्या आएगा, सिंचित भूमि, ठीक है। सिंचित भूमि में क्या है, जो चीन है उसके बाद भारत का कौन सा नंबर है, 2nd नंबर है। कौन सा नंबर है, 2nd नंबर है, ठीक है। और यहाँ कुल कृषि है उस पर 37.5% भाग पर क्या की जाती है, सिंचित की जाती है। और जो शेष भाग है वो किस पर निर्भर करता है, वर्षा पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रति व्यक्ति 11th है, प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि का औसत, कृषि योग्य भूमि का औसत, ठीक है। जनसंख्या में क्या है, वृद्धि अत्यधिक है। और भारत आपको पता है विश्व में जनसंख्या के मामले में कौन से नंबर पर आता है, 2रे नंबर पर आता है। इससे क्या प्रभाव पड़ता है, जो प्रति व्यक्ति के पास जो कृषि योग्य भूमि आती है उसका औसत जो है वो क्या हो रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। पिछले 60 वर्षों की अगर हम बात करें, 60 वर्षों में तो ये कितना रह गया है, एक मतलब
छठवें हिस्से से भी क्या हो गया है, कम रह गया है। जबकि 1951 की अगर हम बात करें तो कितनी थी, 0.84 हेक्टेयर थी, और 2001 में ये रह गई 0.14 हेक्टेयर। और यही कारण है कि वर्तमान में भारत क्या है, अनेक देशों की अपेक्षा भारत में जो प्रति व्यक्ति कृषि भूमि है उसकी उपलब्धता बहुत ही कम बची है। ठीक है। चीन में भी जो प्रति व्यक्ति औसत है वो भारत की अपेक्षा क्या पाया जाता है, आधा पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 12th नंबर पर पुरातन कृषि। पुरातन कृषि, हमारे देश में जो अभी भी जो कृषि की जा रही है वो कैसे तरीकों से की जा रही है, पुराने तरीकों से की जा रही है। ठीक है। वैज्ञानिक जो यंत्र है उनका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि यहाँ के जो किसान है उनके पास इतनी कैपिटल नहीं है, मतलब पूंजी नहीं है उनके पास कि वो लगा सके। और आज आज भी क्या करते हैं, पशुबल और मानव श्रम के सहारे हमारे देश में जो कृषि है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। पूंजी की कमी के कारण किसान जो है उनके पास ना तो उन्नत बीज होते हैं और ना ही वो रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और जिसके कारण से जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है वो क्या है, विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा कम है। ठीक है। इसके बाद आता है 13 नंबर पर खेतों का छोटा आकार। खेतों का छोटा आकार। ठीक है। हमारे देश में जो खेतों का आकार है वो क्या है, काफी छोटा है। ठीक है। काफी, जिस कारण से अगर वैज्ञानिक ढंग से कृषि की भी जाए तो वो संभव नहीं है। ठीक है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जैसे भारत में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पापा हैं, मतलब आपके दादाजी हैं। ठीक है। आपके दादाजी के हैं 4 बेटे, तो जो कृषि है ना वो 4, मान लो इनके पास थी 12। ठीक है। तो अब ये जो 12 खेत थे ये किन में बढ़ जाएंगे, इन चारों में बढ़ जाएंगे। मतलब 4 4 नहीं 3 3, कितना, 3 3 3 3, तो ये प्रोडक्शन हो गया। अब मान लो इन सबके हैं 2 2, तो इनके बट गई तो कितना आया, 1.5 1.5 ये आएगा। और इससे भी मान लो फिर करेंगे तो ऐसे क्या है, जो भाई भाई का बंटवारा होता है और जो चकबंदी कानून था वो ठीक तरह से नहीं हो पाया था, इस कारण से क्या है, भारत में जो खेतों का आकार वो है छोटा है। ठीक है। और फिर क्या करते हैं हम, ऊपर से खेत के लिए जो जगह मिली है उसी में क्या बना लेते हैं, हम मकान बना लेते हैं, उसी में हम पशुपालन करते हैं। तो कुल मिला के वो छोटा सा एरिया रह जाता है खेती का। अब वहां आप सोचो बड़े बड़े यंत्र लगाकर खेती करो तो वो पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है। नेक्स्ट है 14 नंबर पर चारे की जो फसलें होती है उसकी कमी। चारे की फसलों की कमी। ठीक है। जो चारे की फसलें होती है उसका महत्व तो बहुत कम है, मतलब बहुत अधिक है, सॉरी। क्या है, हमारे देश में चारे की फसलें, मतलब भैंसों के लिए हम जरूर करेंगे। ठीक है। और इसी में इससे क्या होता है, जो कृषि के साथ जो पशुपालन है उसको बढ़ावा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि एक तो खेत छोड़ते हैं, उसमें भी आप चारा उगा दोगे क्योंकि पशुओं के लिए तो चाहिए ही चाहिए। और उसने आपने चारा उगा दिया तो आपके लिए तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, कृषि के साथ जो पशुपालन है वो बहुत कम कम मिलता है देखने को। और अगर भारत में मतलब कुल कृषि योग्य क्षेत्र की बात करें तो केवल 4% भाग है, उस पर क्या होता है, चारे की फसलों का उत्पादन होता है। ठीक है। फिर है 15 नंबर पे औद्योगिक विकास में योगदान। और भी बहुत सारे औद्योगिक विकास में योगदान कैसे, कि जो उद्योग धंधे हैं उनके लिए जो कच्चा माल मिलता है वो कहाँ से मिलता है, कृषि पर मिलता है। जैसे मैंने कल बताया था, सूती वस्त्र के लिए कपास से मिलेगा, चीनी के लिए गन्ने से मिलेगा। ठीक है। जूट के लिए जूट कहाँ से, जूट से मिलेगा। रेशम उद्योग के लिए रेशम कहाँ से मिलेगा, फसलों, मतलब इन सब से हम किस पर डिपेंड करते हैं, कृषि पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है विदेशी व्यापार में योगदान। क्या आता है 16 नंबर पर, विदेशी व्यापार में योगदान। तो इसमें क्या होता है कि भारत जो है वो विदेशी व्यापार में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ का जो कुल निर्यात है उसमें से कृषि और उससे संबंधित वस्तुओं का जो योगदान होता है वो अधिक होता है, मतलब 43% होता है वो। ठीक है। इसके बाद आता है 17 नंबर पे श्रम प्रधान या भूमि प्रधान कृषि।
हमारे देश में जो कृषि की जाती है वो क्या होती है, श्रम प्रधान कृषि होती है या भूमि प्रधान कृषि होती है। ठीक है, दोनों ही प्रकार की जाती है। क्या होता है, एक खेत में एक वर्ष में 2 और कहीं कहीं 3 फसलों का उत्पादन किया जाते हैं। ठीक है, देश के अगर कुल संचित कृषित भूमि के 20% भाग पर क्या की जाती है, एक कृषि वर्ष में एक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि हमारे देश में भारी गुंजाइश है इस बात की कि एक ही भूमि में एक ही वर्ष में एक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, अब एक आपको एक वर्ड लिखा मिलेगा, टाइपोलॉजी। क्या है, टाइपोलॉजी। इसका क्या मतलब है, एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी। इसका मतलब है कृषि का वर्गीकरण। ठीक है, कृषि का वर्गीकरण मतलब भारत में कृषि का वर्गीकरण। ठीक है, ये चाहे तो हम अभी भी कर सकते हैं या नेक्स्ट क्लास में भी। भारत में जो कृषि के प्रकार हैं उसके किस किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है ये हमें इसमें करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं किस आधार पर। देखिए, एक तो फसल व्यवस्था के आधार पर वर्गीकरण। किस पर, फसल व्यवस्था के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा है जल प्राप्ति या आर्द्रता के आधार पर वर्गीकरण। क्या, जल प्राप्ति एवं आर्द्रता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तीसरा है भूमि की उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण। क्या है, भूमि की उपलब्धता के आधार पर। ठीक है, फोर्थ है भूमि की विशेषता के आधार पर। क्या, भूमि की विशेषता के आधार पर। ठीक है, फिफ्थ क्या है, फसलों की उत्पादन मात्रा और उनकी विक्रय व्यवस्था के आधार पर। क्या है, फसलों की उत्पादन मात्रा और उनकी विक्रय व्यवस्था के आधार पर। ठीक है, विक्रय व्यवस्था के आधार पर वर्गीकरण। ये 5 वर्गीकरण है। अब हम सबसे पहला लेते हैं फसल के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, फसल व्यवस्था के आधार पर वर्गीकरण। इसमें क्या होता है, 3 टाइप आते हैं। कौन कौन से, इसके भी 3 सब डिवीजन कर दिए गए। एक है, पहला है एक फसली कृषि व्यवस्था। क्या है, एक फसली कृषि व्यवस्था। ठीक है, दूसरा है 2 फसली कृषि व्यवस्था। क्या है, 2 फसली कृषि व्यवस्था। ठीक है, तीसरा है बहुफसली कृषि व्यवस्था। क्या है, बहुफसली कृषि व्यवस्था। अब ये होते क्या है, तो एक फसली कृषि व्यवस्था में है, इसका मतलब है कि साल में एक खेत में केवल एक ही फसल उगाई जाती है। जैसे असम में चाय, उत्तर और अगर दक्षिण भारत के मैदानों की बात करें तो वहां गन्ना और केला की कृषि, मतलब पूरा साल सिर्फ असम में चाय उगाई जाती है और उत्तरी तथा दक्षिण भारत का जो मैदानी भाग है उसमें किसकी, गन्ना और केला की खेती की जाती है। ठीक है, 2 फसली कृषि व्यवस्था, इसमें क्या होता है कि एक खेत में साल भर में 2 फसलों का उत्पादन किया जाता है, रबी की और खरीफ की। दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात में खरीफ में कपास और रबी में गेहूं तिलहन का उत्पादन किया जाता है। कौन से में, दक्षिणी भारत में। अगर उत्तरी भारत की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में खरीफ में चावल और रबी में गेहूं, चना, जौ, दलहन और तिलहन ये खेती की जाती है। ठीक है, अब बहुफसली कृषि व्यवस्था, इसमें आता है पश्चिमी बंगाल,
पूर्वी बिहार, यहाँ पर ये बहुफसली कृषि व्यवस्था की जाती है। यहाँ क्या किया जाता है कि साल में चावल की 3 फसलें ली जाती है। खरीफ व रबी फसल के साथ जायद की जो फसल है जिसमें सब्जी वगैरह उगाते हैं वो फसलें भी उगाई जाती है। ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे क्या था, जल प्राप्ति एवं आर्द्रता के आधार पर वर्गीकरण। जल प्राप्ति एवं आर्द्रता के आधार पर अगर वर्गीकरण करते हैं तो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टाइम हो गया है। ठीक है, थैंक यू।